नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर करू करेंगे। 28 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की होगी शुरुआत। पुलिस ने यात्रा मार्ग पर लगाए साइन बोर्ड। ऑनलाइन पंजीकरण में अभी 18 लाख पंजीकृत हो चुके हैं, जबकि 65 पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण में 16,741 विदेशी तीर्थयात्री भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में अब तैयारियां जोरों शोरों से जारी भी हैं। ऑनलाइन पंजीकरण लगातार जारी है और ऐसे में ऑफलाइन पंजीकरण भी करा सकेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण भी कराए जा रहे हैं और लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं इसमें? और देखिए विशाल, बिल्कुल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। पर्यटन विभाग ने 20 मार्च से आधार आधारित ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था और इसमें अब तक 18 लाख के तीर्थयात्री अलग अलग तिथियों में पंजीकरण करा चुके हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से अब ऑफलाइन पंजीकरण होना है तो उसके लिए जो है 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरपटपुर में करीब 65 पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। जिनके अलावा समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के स्थान पर ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। तो इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से कहा गया था कि इस बार 60% पंजीकरण ऑनलाइन किए जाएंगे, 40% पंजीकरण की व्यवस्था ऑफलाइन रहेगी। तो उसके चलते अब ऑफलाइन व्यवस्था को भी शुरू किया जा रहा है। बात करें तो करीब 30 काउंटर और हरिद्वार में 20, हरबटपुर विकास नगर में 15 काउंटर के रहेंगे, जिसमें जो है ये काउंटर जो है इन पर जाकर के जो तीर्थ यात्री हैं ऑफलाइन अपना पंजीकरण करा पाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो इस बार देखिए विदेशी यात्रियों की अगर पंजीकरण की बात करें तो करीब उनका आंकड़ा भी 16,740 पर पहुंचा है। तो यानी कि जो है इस बार काफी बढ़ चढ़कर तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। और ऐसे में जो प्रशासनिक तौर पर शासन की व्यवस्थाएं हैं, तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। तमाम तैयारी हो चुकी है। आने वाले वक्त में अब तीर्थ यात्री आने शुरू हो जाएंगे। उनकी व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से उत्तराखंड शासन प्रशासन तैयार है। जी, लेकिन योगेश, क्या माना जाए, जितनी बड़ी संख्या में लगातार पर्यटक अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या व्यवस्था है उसके हिसाब से पूरी चाक चौबंद कर ली गई है राज्य सरकार की ओर से? देखिए जिस तरह से राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारी तरफ से चार चाबंद तैयारियां हैं, उसको देखते हुए 18 विभागों की प्रमुखता से जो है कहीं ना कहीं बैठक भी कर ली गई है। समीक्षा उसमें हो चुकी है, स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। साथ ही जिस तरह से अब 24 अप्रैल में जो है उसके लेकर के पूरी मॉकड्रिल आपदा प्रबंधन की ओर से की जाएंगी। तो तमाम तैयारियां भी और कहा जा रहा है कि पूरी कर ली गई है। वहीं अगर देखा जाए तो चारधाम रूटों पर साइन बोर्ड लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। पुलिस विभाग की ओर से लगातार जो है साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के थाना अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साइन बोर्ड लगाएंगे, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न रहे और आने जाने में उनको कोई समस्या न हो। साइन बोर्ड उनकी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहेंगे। योगेश, चारधाम में जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है, किन किन चीजों पर वो फोकस भी रखें? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चारधाम यात्रा पर जो लोग आ रहे हैं उनको जरूरी अपने सामान लाने के लिए कहा गया है। साथ ही उनको ये कहा गया है कि वहाँ पर जिस तरह से मौसम जो है परिवर्तित होता रहता है, तो ऐसे में साथ में अपने गर्म कपड़े भी लेकर आए। और साथ ही अगर कोई पूर्व से निर्धारित कोई दवाइयाँ ले रहा है तो वो अपनी दवाइयाँ साथ में लेकर चले, और ताकि जो है वहाँ पर कोई ऐसी अव्यवस्था का सामना न करना पड़े कि उनके पास मान लो दवाई नहीं है तो दिक्कत तो पैदा हो सकती है, क्योंकि पल पल मौसम बदलता रहता है। तो ऐसे में को कहा गया है। हालांकि वहाँ पर डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर तैनात रहेगी। तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर राज्य सरकार की ओर से भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही तीर्थ यात्री को आने के लिए कहा गया है। जी, बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में खेल को दिया जा रहा बढ़ावा। सभी विधानसभा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का होगा आयोजन। स्थानीय स्तर पर युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए, ये सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। और सीएम ने मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए, जहां पर गेम चेंजर योजना की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा और स्थानीय स्तर पर युवाओं को खेलों से जोड़ा जाए, इसके लिए प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्य सचिव को ये निर्देश दिए गए हैं और कहा भी गया है कि युवाओं को बेहतर विकल्प भी मिले, इसके लिए काम किया जाए और खेलकूद में भी युवा आगे बढ़े, इसको लेकर भी काम किया जाए।
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह से इन गेमों का आयोजन किया जा रहा है और अब क्या माने इनसे कितना फायदा भी मिलेगा युवाओं को? को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लगातार उस पर भी कार्य किया जा रहा है। और वहीं अभी राष्ट्रीय खेल भी उत्तराखंड में हुए, जिसमें कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। तो उसके बाद प्रदेश में के जो युवा हैं उन्हें खेलों के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना हो या खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाना हो, तो इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। और ओलंपिक में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी अपना योगदान दे सके, देश के लिए मेडल ला सके, इसके लिए लगातार खेल विभाग के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य किए भी जा रहे हैं। और ऐसे में अब उत्तराखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए जो है सीएम ने निर्देश भी दिए। और उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित भी किया जाए और जो योजनाएं चल भी रही हैं उन योजनाओं की लगातार समीक्षा भी होनी चाहिए। और ऐसे में आने वाले समय में जो भी खेलों के आयोजन होने हैं, देश में हो या फिर प्रदेशों में हो या फिर 39वीं राष्ट्रीय खेल हो, उसमें उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए तमाम तैयारियां अभी से जो है वो की जानी चाहिए। तो ऐसे में लगातार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनका क्या कुछ सोचना भी है इस विषय में? क्योंकि अरुण, अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय खेल भी हुए थे, और क्या मानते हैं वो कि सरकार की ओर से कितना व्यवस्थाएं उनको मिल पाती हैं? बिल्कुल मिसाल देखिए, खिलाड़ियों को चाहे वो योजना जो भी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए चल रही है उसमें चाहे उन्हें किट देनी हो या स्पोर्ट्स किट हो या फिर उन्हें जो है मदद करनी हो उनकी डाइट के लिए हो, तो इस तरीके की तमाम योजनाएं भी प्रदेश में चल रही है। और उन्हें जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से तमाम ऐसी योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई भी जा रही है। और जब से 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए और उसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद से लगातार अब प्रदेश में को और भी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आने वाले समय में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं, युवा हैं, वो बेहतर प्रदर्शन आने वाले खेलों में कर सकें, ओलंपिक में कर सकें, कॉमनवेल्थ गेम में कर सकें या फिर जो राष्ट्रीय खेल होने हैं उनमें कर सके। तो इसके लिए अब तमाम तैयारियां की जा रही है। खिलाड़ी भी अब काफी खुश और उत्साह भी अपने आप में देख रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश सरकार अब प्रदेश में जो है खेलों को के लिए तमाम कार्य कर रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में महामद्देवेश्वर और तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय की गई है। 21 मई को मद्दमहेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ की ऊपरी मठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मद्दमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मद्दमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी के अवसर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में चली मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी एसपी एसएसपी से उनके विभाग की स्थिति का अपडेट लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता में होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि उत्तराखंड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्र व व्यवहार बनाते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना है। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें
विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में चार धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियाँ हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, नंदा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, चार धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में अब शराब पीकर वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि हरिद्वार पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ कड़ा अभियान भी छेड़ा हुआ है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर जिले भर में देर रात तक सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। शहर के हर चौक चौराहे पर पुलिस की टीमें मुस्तैदी से रही हैं और सड़क पर उतरे नशे में धुत ड्राइवरों को सख्ती से सबक भी सिखाया गया है। नतीजा ये रहा कि कई शराबी चालकों के भारी भरकम चालान भी काटे गए, तो कुछ वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। पुलिस मुख्यालय के निरंतर निर्देशों के साथ साथ जनपद स्तर पर भी ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस हैं उस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। और इस क्रम में जो थाना पुलिस है, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि के समय खासकर जहां पर ओवर स्पीडिंग की समस्या है या ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो दिक्कतें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और इसमें कार्रवाई के साथ साथ लोग इस संबंध में जागरूक भी हो रहे हैं और रात्रि के समय खासकर ये शिकायतें रही हैं कि हाईवे पर ड्रंक एंड ड्राइविंग के साथ ओवर स्पीडिंग की भी एक समस्या बड़ी रही है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सका है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह के अभियान अभी चलाए जा रहे हैं हरिद्वार पुलिस के द्वारा और अभी किस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए विशाल, लगातार पिछले दिनों में कई सड़क हादसे सामने आए, जिसका कहीं ना कहीं जो एक कारण था वो ड्रिंक एंड ड्राइव का था। इसको लेके यहाँ पे जो हरिद्वार के एसएसपी प्रद्युम्न सिंह डोभाल है, उन्होंने पूरे जिले के अंदर जो है एक अभियान चलाया, जिसमें तमाम जो वाहन है उनकी चेकिंग की जाएगी, वाहनों को जांचा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। साथ साथ ये भी जांच की जाएगी कि जो वाहन चालक है उसने यहाँ पे ड्रिंक तो नहीं किए या फिर किसी तरीके कोई नशे का सेवन तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लगातार ऐसे सड़क हादसे होते हैं जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। उसी की रोकथाम के लिए यहाँ पे पूरे जिले में जो है चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान देर शाम से लेकर देर रात तक यहाँ पे चलाया जाता है। सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग की जाती है और साथ ही साथ जो लोग ऐसे होते हैं जो शराब का सेवन करके वाहन को चलाते हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, उनके वाहन भी जब्त किए जाते हैं और साथ ही साथ चलानी कार्रवाई भी की जाती है। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोरखाली सुधार सभा का 87वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान गोरखाली समाज के बड़ी संख्या में लोग स्थापना दिवस के मौके पर भी पहुंचे। साथ ही गोरखाली संस्कृति की झलक भी कार्यक्रम में देखने को मिली। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और गोरखाली समाज ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा है। साथ ही उन्होंने गोरखाली बाहुल्य क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने जाने पर भी गोरखाली समाज का धन्यवाद अदा किया है। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और गोरखाली सुधार सभा अपने सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का काम कर रही है। आज उनका 87वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष जी को, उनके पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि मैं पिछले कई वर्षों से इस संस्था में मेरा जाना है और मैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य सीट मसूरी का प्रतिनिधित्व करता हूं और इस समाज का एक बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिलता है कि मैं लगातार 3 बार यहाँ से विजयी हुआ हूँ। उससे पहले मैं राजपुर से था 4 बार। तो मैं इसके लिए भी इस समाज का आभार करता हूँ और जब भी इस संस्था द्वारा जो कोई आदेश हुआ है हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। अभी
में 1 करोड़ रुपया हमने यहाँ पर एक भवन के लिए दिया है और अब आज 60 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड की है, उसको भी हम पूरा करेंगे कि हमारी सरकार सामाजिक समरसता की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इस नारे को देश में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने का मतलब हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है और सरकार की ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि ये अधिकार सभी बच्चों तक पहुंचे। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि देश में शिक्षा आज के समय में सबसे बड़ा धंधा है और इसमें उद्योगपति से लेकर राजनेता तक शामिल हैं। सरकार का एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बात तो सामने अभियान आता है, लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं की है। क्यों, ये भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं बनने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षा का बाजारीकरण इस सरकार ने कर दिया है। हमारी सरकार में शिक्षा ऐसी है, आपकी सरकार में शिक्षा वैसी थी। आरोपों की राजनीति के बीच देश में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसकी सच्चाई देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक इसे लेकर काम नहीं किया है। केंद्र और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार रहने के बावजूद स्थिति यह है कि निजी स्कूल वाले अभिभावकों का वर्षों से खून चूस रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में व्यस्त है। निजी स्कूलों में सुविधा के नाम पर प्रत्येक वर्ष फीस से लेकर कॉपी किताब तक अधिक कीमतें वसूली जा रही और सरकारी स्कूलों में शिक्षक तक की तैनाती नहीं। क्या बताएं भाई जी, बहुत बुरा हाल है प्राइवेट नौकरी करने वाले। इस बार की मेरे बच्चों की खाली गई है शायद 12-13 हज़ार रुपये इनकी किताब और फीस। तनख्वाह 15-16 हज़ार रुपये होती है, कहाँ से दें इतने बच्चों की फीस। फिर भी करते हैं भाई जी, क्या करें। अब एक स्कूल से निकालेंगे दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उसमें भी 5 से 7 हज़ार रुपये तो एक एडमिशन मामूली बात है कि लेते ही लेते हैं कि दूसरे की। और सबसे बड़ी बुरी बात देखी मैंने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मिसिज़ ने किसी जैसे 8th क्लास बच्चा पास हुआ ना, मेरा लड़का 8th में गया तो दूसरे से किताब मांगी कि अगले साल चल जाएगी, है ना। अब वो स्कूल वाले कह रहे वो किताब नहीं चलेगी, 1 साल में सिलेबस चेंज करते हैं। ऐसा कभी हुआ है? आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी, कभी ऐसा हुआ है? अब हो रहा भाई जी, सिलेबस चेंज कर दे रहे कि अगर किसी से मांग कर भी हम काम चला लें तो वो भी नहीं चल रहा। अब नहीं जी, किताब लेनी है। कुछ नहीं, क्या कह सकते हैं, वो हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। देवभूमि उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतरते हैं और हंगामा करते हैं। सरकार कभी जांच के नाम पर तो कभी कार्रवाई के नाम पर अभिभावकों का मुंह बंद कर देती है। सच तो यह है कि आवाज उठाने वाले अभिभावकों के बच्चों का स्कूल में नाम तक काट दिया जाता है। इसके बाद भी मजबूरी में लोग चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। सच तो यह है कि एक आम आदमी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रत्येक महीने स्कूलों को देना पड़ता है। सच तो यह है कि निजी स्कूल वाले प्रत्येक वर्ष फीस में बढ़ोतरी करते हैं और अभिभावक कुछ नहीं बोल पाते। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो उत्तराखंड शिक्षा हब के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से भी बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं और इस शिक्षा को व्यापार बिजनेस नहीं बनने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी लगातार स्कूलों पे शिकंजा कसने के लिए शिक्षा एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। और अभी जैसे हमारे माता पिता जो बच्चों के अभिभावक हैं वो परेशान रहते हैं फीस को लेकर के कि निजी स्कूल हर साल फीस में बढ़ोतरी करते हैं, उसमें भी 10% करने का प्रावधान सरकार रख रही है कि आप अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। और बात सिर्फ उत्तराखंड या दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के हर एक कोने कोने से प्रत्येक वर्ष निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती है, लेकिन सरकार खामोश। जब कभी भी हंगामा होता है तो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कार्रवाई के नाम पर स्कूलों को नोटिस जारी कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। ये भी कह सकते हैं कि निजी स्कूलों के मालिकों पर कार्रवाई करने में विभागीय अधिकारियों के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर कार्रवाई करेंगे तो बात कहां तक जाएगी। कड़वा सच तो यह है कि ज्यादातर स्कूल मानकों को पूरा तक नहीं करते, फिर भी संचालन हो रहा है। इसमें फीस एक्ट भी लाने का काम जो है सरकार करने जा रही है, इस पर भी उनकी कमेटी काम कर रही है। बहुत जल्द ऐसे निर्णय आएंगे जिसमें शिक्षा को लेकर के व्यापार ना करे निजी स्कूल, अपने मन
चाहे तरीके से फीस में बढ़ोतरी ना करे। फीस हो गई, बुक्स हो गई, ड्रेस हो गई, इन सारी तमाम चीज़ों से अभिभावकों को राहत मिलेगी। बहुत जल्दी शिक्षा का जब कानून तैयार होगा, जब शिक्षा के दिशा निर्देश निजी स्कूलों में पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के लिए शिक्षा का कानून भी एक ही होना चाहिए और कठोर कानून होना चाहिए कि प्राइवेट निजी स्कूल किसी भी प्रकार की मनमानी अपने तरीके से ना कर सके। निजी स्कूलों में प्रवेश प्ले ग्रुप से होता है। बच्चे पहली कक्षा तक जाने में प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ चुके होते हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश की आयु 2 से 3 साल है। 5 साल तक आते आते अक्षर के साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का भी बोध हो जाता है। अंग्रेजी की पढ़ाई प्ले ग्रुप से होती है। कंप्यूटर क्लास पहली कक्षा से ही शुरू हो जाती है। क्लासरूम ज्यादातर स्कूलों में डिजिटल, प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है। सियासी हस्तक्षेप नहीं है और पढ़ाई प्राथमिकता है। शिक्षक का काम साल भर सिर्फ पढ़ाना है। एक क्लास को पढ़ाने के लिए 4 से 5 शिक्षक हैं। पाठ्यक्रम सीबीएसई स्कूलों में 8वीं तक खुद का होता है। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल भी सरकारी के साथ खुद का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। देखिए, जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण इस सरकार ने कर दिया है, हर साल स्कूलों की मनमानी देखने में आती है। किताबें बाजार से लेने के लिए अभिभावक मजबूर हैं। मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई की मार पहले ही जो है जनता झेल रही है। तो ये इस तरीके से अगर शिक्षा का व्यापार होता रहेगा तो आप बताइए गरीब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, कैसे बच्चों के सपने पूरे होंगे, कैसे जो है ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये एक बड़ा विषय है। बात अगर सरकारी स्कूलों की करें तो प्रवेश सीधे पहली कक्षा में होता है और शुरुआत ही फिसड्डी से होती है। प्रवेश की आयु न्यूनतम 5 साल है, जिसके बाद क ख की पढ़ाई होती है। अंग्रेजी के ABCD पहली कक्षा में रटाते हैं। तीसरी कक्षा में जाकर A से एप्पल लिखना सिखाते हैं। ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था तक नहीं। डिजिटल तो दूर, टूटे फूटे ब्लैक बोर्ड भी नसीब नहीं है। सरकारी स्कूलों में सियासी हस्तक्षेप बहुत है। अफसरों और राजनेताओं के बीच तबादले, नौकरी लगाने, बचाने और हटाने की मशक्कत चलती रहती है। शिक्षक का काम पढ़ाना ही नहीं बल्कि मिड डे मील, दूध वितरण, जनगणना, पशुगणना, ग्राम सभा, बाल सभा, परीक्षाओं में ड्यूटी और चुनावी ड्यूटी लगती है। पाठ्यक्रम सरकार बदलते ही बदल जाता है, किताबें तक समय से नहीं मिलती। और लगातार जिस तरीके से शिक्षा माफिया के सामने सरकार और शिक्षा विभाग ने हथियार डाले हुए हैं, दिखाने के लिए कार्रवाई होती है, लेकिन तब तक शिक्षा माफिया अपना खेल कर चुका होता है। तो ये मनमानी कब तक चलेगी, कब तक जो है शिक्षा माफिया के दबाव में है अभिभावक रहेंगे और शिक्षा माफिया की मनमानी के हिसाब से फीस और जो है अन्य सामान जो है लेते रहेंगे। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव की बातें बहुत हुई, लेकिन कभी भी एक देश एक शिक्षा की चर्चा तक नहीं हुई। उत्तराखंड सहित देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। नेताओं के बच्चे विदेशों में शिक्षा के लिए जाते हैं और देश के बच्चों को सरकारी स्कूलों में व्यवस्था तक नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वक्त नहीं आ गया कि देश की जनता सरकार से डिमांड करे कि एक देश एक शिक्षा लागू की जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।